सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 6 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिद्धार्थ वरदराजन को। तो ये भारतीय पत्रकार हैं और द वायर के संस्थापक हैं सिद्धार्थ वरदराजन। और अभी जर्मन अंतरराष्ट्रीय प्रसारक डायचे वेले के द्वारा 14 देशों के 17 पत्रकारों को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनमें से ये भी एक है। तो ये पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो मीडिया में मानव अधिकारों और बोलने की आजादी के प्रति प्रतिबद्धता से काम करते हैं। अच्छा, इसी तरह से कल भी एक इम्पोर्टेंट नाम हमने पढ़ा था, जेनेथ बेदोया लीमा का। कोलंबिया की पत्रकार है ये, और इनको 2020 यूनेस्को गिलेर्मो केना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये पुरस्कार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। और अभी हमने पढ़ा भी था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? 3 मई को मनाया गया। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो अभी आया था 2020 वाला, उसमें भारत किस स्थान पे था? तो उसमें भारत की रैंक रही थी 142 और उसमें टॉप पे था नॉर्वे। इसके अलावा ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर टी प्रदीप, आईआईटी मद्रास में ये प्रोफेसर है। और अभी इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि एडम हिगिनबॉटम की बात करेंगे तो इन्होंने अपनी पुस्तक मिडनाइट इन द चेरनोबिल एंड अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता था। तो ये नाम भी ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन है राहुल देव। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में पहली बार एक हिंदू पायलट बने हैं ये, जिनका नाम है राहुल देव। और ये राहुल पाकिस्तान एयरफोर्स में दूसरे हिंदू होंगे। इनसे पहले एयर कमांडर बलवंत कुमार दास पाकिस्तानी एयरफोर्स में भर्ती हुए थे, लेकिन ध्यान रखना वो पायलट नहीं थे। हम जो प्रश्न में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एयरफोर्स में हिंदू पायलट कौन बने हैं। तो वो एयरफोर्स में तो शामिल हुए थे लेकिन वो पायलट नहीं थे। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना। बाकी सुमन कुमारी, ये पिछले साल ही बनी थी पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ चुका है और मैं भी आपको कई बार बता चुका हूं, तो इनका नाम भी ध्यान रखना। बाकी शालिजा धामी की बात करेंगे तो भारत की पहली फ्लाइट कमांडर बनी थी, ये पिछले साल पढ़ा था। आरोही पंडित, ये अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। बाकी बात पाकिस्तान की है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। और प्रधानमंत्री आप जानते ही इमरान खान है। और पाकिस्तान और भारत के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और एक और प्रश्न मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है तो याद रख लो, लियाकत अली खान थे। और पिछले साल पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक बनाया गया था किसको? गन्ने के रस को। और अभी हमने पढ़ा भी था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पे 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा सना मीर का नाम भी न्यूज में आया था। ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी इन्होंने, तो इनका नाम भी ध्यान रखना। उसके अलावा अभी पाकिस्तान ने कोविड-19 पर सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भी की थी, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में कितने भारतीय पत्रकारों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 को। तो भारत के 3 पत्रकारों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इन तीनों के नाम क्या है? इनके नाम है दार यासीन, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद। और ये तीनों जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो इन पत्रकारों को याद रखना, फीचर फोटोग्राफी की कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला है। और ये तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के हैं। और क्यों मिला इन्हें ये पुरस्कार? तो आपको याद होगा पिछले साल आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो उसके बाद जो इन्होंने सराहनीय काम किया है वहां का कवरेज करके, उसके लिए इनको ये सम्मान मिला है। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखो अलग अलग कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इनको तो जैसे मिला फीचर फोटोग्राफी की कैटेगरी में। इसके अलावा एक पॉइंट याद रख लो, बाकी आपको तो इंडियन नाम ही याद रखने और कुछ याद नहीं रखना। सिर्फ एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे ज्यादा यानी कि 3 पुरस्कार जीते हैं। तो ये पॉइंट आप बस ध्यान रख लो। और ये पुलित्जर पुरस्कार की बात करेंगे तो ये अमेरिका का एक प्रतिष्ठित मतलब एक फेमस पुरस्कार है जो पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1917 को। बढ़ते आगे।
और गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला किस भारतीय राज्य में आया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम। तो अभी असम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पहली घटना सामने आई है, जहां इस बीमारी के कारण लगभग 2500 सुअर मारे जा चुके हैं, और ये भी कहा गया है कि ये स्वाइन फीवर जानवरों से मनुष्य में नहीं फैलता है। अब बात असम की है तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल इसकी दिसपुर है। मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा, असम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो अजय लांबा है। और अभी आपको याद होगा अंबुबाची मेला ये आयोजित किया जाता है असम में, और ये अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस बार ये कोविड-19 के कारण नहीं हो रहा है, इसे रद्द कर दिया गया। एक बिहू महोत्सव भी याद रखो असम का है, काफ़ी फेमस है। और अभी असम सरकार ने धनवंतरी योजना भी शुरू की थी। इसके अलावा अभी सभी पत्रकारों को 50 लाख का जीवन बीमा कवर देने की भी घोषणा की थी असम सरकार ने। देखो, भारत का जो सबसे लंबा पुल है वो असम में ही है, जिसका नाम है भूपेन हजारिका। इसकी जो लंबाई है वो 9.15 किलोमीटर है। किस नदी पे है? तो लोहित नदी पर है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि नामेरी नेशनल पार्क हो गया, औरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश ने। तो देखो, नाम से ही क्लियर है कि जो भी हिमाचल प्रदेश में शहरों में लोग रहते हैं उनको इस योजना के अंतर्गत 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा एक साल में। जिस तरह से आपने मनरेगा सुना होगा, मनरेगा योजना में क्या होता है, जो ग्रामीण श्रमिक होते हैं उन्हें भारत सरकार एक साल में 100 दिन का रोजगार देती है। और अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ा था 2-4 दिन पहले कि मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है कौन सा? छत्तीसगढ़ बन गया है। तो इसी तरह की ये योजना सरकार ने शुरू की है, और इसमें 120 दिन का रोजगार मिलेगा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को। तो ये आप ध्यान रखना। बाकी बात हिमाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, इसकी 2 कैपिटल है, शिमला और धर्मशाला। जो इसकी समर कैपिटल है वो तो शिमला है, और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% एलपीजी कवरेज वाला भारत का पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। और अभी एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन भी शुरू किया था इसने। इसके अलावा कुछ नेशनल पार्क याद रख लो, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यहाँ पे, पिन वैली नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क है, किरगंगा नेशनल पार्क है, और एक सिंबल बारा नेशनल पार्क भी है। तो ये भी ध्यान रखें। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने किस नाम से कोविड-19 पर मल्टीमीडिया गाइड जारी की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोविड कथा। तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने अभी कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। इसे विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य पर लॉन्च किया गया है। तो इससे लोगों को वैश्विक संकट की जानकारी मिलेगी, मतलब कोविड-19 के A to Z जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां होगी वो सब आपको इसमें मिलेंगी। स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है चांदनी चौक। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है 5 मई को। तो वर्ल्ड अस्थमा डे हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, और इस बार ये पड़ा 5 मई को। तो अस्थमा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसे मनाया जाता है। पहली बार इसे मनाया गया था 1998 में, और इसे मनाया जाता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा। अस्थमा ये एक सांस से संबंधित रोग है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अच्छा, इससे एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि इसकी थीम क्या है इस बार की? इस बार की थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स। अच्छा, इसके अलावा 5 मई को हमने विश्व हाथ स्वच्छ दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में भी मनाया, और उसकी थीम रही सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। और इसके अलावा 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइव्स डे के रूप में भी मनाया। मिडवाइव मतलब होता है दाइमा, और इसकी थीम रही सेलिब्रेट डिमॉन्स्ट्रेटिव
मोबिलाइज यूनिट, आवर टाइम इज नाउ। और आपको याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स के रूप में घोषित किया था। तो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी तक मई में जो भी इंपॉर्टेंट डे मनाए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 1 मई को हमने इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया और 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया। ट्यूना एक मछली होती है। इसके अलावा 2 मई को अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे भी मनाया। ये साल में 2 बार मनाया जाता है और इसका कोई फिक्स डे नहीं है, लेकिन इस साल का तो आप याद रख लो, एक तो 2 मई को मना रहे हैं और एक 26 सितंबर को मना रहे हैं, साल में 2 बार। फिर 3 मई को एक इंपॉर्टेंट डे मनाया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और इसकी थीम रही थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में मनाया। तो गाइज इसी तरह से इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं और जब भी पूरे महीने में जब भी इंपॉर्टेंट डे आएगा मैं आपको सारे रिकॉल कराऊंगा। बस आपको इतना सा करना है, मेरे साथ साथ बोलना है, क्योंकि बोलने से आधी चीजें याद हो जाती है और मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ यहीं के यहीं। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क की संघीय अदालत यानी कि फेडरल कोर्ट में न्यायाधीश यानी कि जज के रूप में नियुक्त किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरिता कोमाती रेड्डी को। तो अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता यानी कि अटॉर्नी सरिता कोमाती रेड्डी को न्यूयॉर्क की संघीय अदालत यानी कि फेडरल कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी शोभना नरसिम्हन का नाम न्यूज में था। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की मानद सदस्य के रूप में इनको चुना गया था। बाकी वनिजा रूपाणी भी न्यूज में था नाम। भारतीय मूल की लड़की है, अमेरिका में रहती हैं और अभी मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा था इन्होंने। नाम क्या रखा था? इंजीन्यूटी। और मनीषा सिंह की बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने ओईसीडी में अमेरिकी दूत के रूप में इनको नियुक्त किया था। कुछ और नाम मैं आपको बताता हूँ, वो आप याद रख लो, जैसे कि सुदर्शन बाबू, इन्हें भी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने साइंस बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। जबकि सीमा वर्मा, ये अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया था इनको। और सीमा नंदा डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। एक और नाम याद रख लो, जे अरुण कुमार का, ये यूएसए क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रीकांत माधव वैद को। तो अभी श्रीकांत माधव वैद को देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे और अगले 3 सालों तक रहेंगे। बाकी टीएस तिरुमूर्ति की बात करेंगे, अभी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि इनको नियुक्त किया गया था। नीरज व्यास पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस में इंटरिम एमडी सीईओ बने थे। और नीरज धवन कल ही पढ़ा था, यस बैंक के सीआरओ यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर, मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने रसायन मुक्त यानी कि केमिकल फ्री कीटाणु शोधन यानी कि डिसइंफेक्शन के लिए एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर बनाया है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डीआरडीओ ने। तो अभी डीआरडीओ ने केमिकल फ्री और तेजी से कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर बनाया है। तो इसे जिस एरिया में सबसे ज्यादा संक्रमण होगा यानी कि रेड जोन वाले एरिया, वहां पे इसे लगाया जाएगा और इस टावर को नाम दिया गया है यूवी ब्लास्टर। अब डीआरडीओ की बात है तो इसके बारे में जान लो। इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? जब नासा की हुई थी। और नासा की कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी, जिन्हें पिछले साल मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। डीआरडीओ का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और डीआरडीओ दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जनवरी को, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी इसकी। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉन अलाइन मूवमेंट के वर्चुअल समिट में भाग लिया। आपको बताना है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अजरबैजान। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। आभासी शिखर सम्मेलन मतलब वर्चुअल समिट। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, इसलिए इसको वर्चुअल समिट बोला जा रहा है।
तो ये शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। और देखिए ये प्रश्न हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद पहली बार उन्होंने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2016 और 2019 में नॉन अलाइन मूवमेंट शिखर सम्मेलन में भाग न लेने वाले पहले पूर्णकालिक भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं। अच्छा, इसके वर्तमान अध्यक्ष की हमने बात करी तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव, उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की। अच्छा, इससे एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। अच्छा, ये है क्या नाम, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट जिसे आप बोलते हो, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली कुछ डेवलपिंग कंट्रीज ने मिलकर के इसे बनाया है जिसमें भारत भी शामिल है। और इसको बनाने का उद्देश्य था कि किसी भी पावरफुल कंट्री के साथ में न तो होंगे न उसका विरोध करेंगे, शांति से अपना काम करेंगे। इसकी स्थापना सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में की गई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर आपका इंडोनेशिया जकार्ता में है। अच्छा, इंडोनेशिया जकार्ता में और किसका हेडक्वार्टर है ये आप मुझे बताओ। और इसके अध्यक्ष मैंने आपको बताई दिए, इल्हाम अलीयेव अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। तो मैंने आपको आंसर में नाम न दे करके कंट्री का नाम दे दिया ताकि आपका काम और आसान हो जाए, लेकिन आपको इनके अध्यक्ष का नाम भी याद रखना है, इल्हाम अलीयेव। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी यूसुफ हौसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये किस देश के हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है मिस्र के, जिसे आप इंग्लिश में इजिप्ट भी बोलते हो। तो अभी टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ हौसम पर आजीवन प्रतिबंध बैन लगा दिया है। और इन पे ये प्रतिबंध मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर दोषी ठहराए जाने के बाद लगाया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी ध्यान से सुनो। अभी वाडा ने यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और इसी तरह से अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, झूला खातून भारतीय एथलीट है, इन पे भी 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया। अच्छा देखो, टेनिस की बात है तो टेनिस से एक अच्छी न्यूज भी हमने पढ़ी थी कुछ दिन पहले। जो हमारी टेनिस प्लेयर हैं सानिया मिर्जा, अभी ये फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अच्छा, मैंने अभी वाडा का नाम लिया था बीच में। वाडा मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर याद रख लो आप, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इसके अध्यक्ष हैं विटोल्डा बाका। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था किसने शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल नाम की बुक को लिखा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गिरीश कुबेर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग भूल गए हैं तो मैं आपको याद दे रहा हूं, प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।